नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। जोधपुर जिले की पंचायत समिति धवा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड रोहिचा कला के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामचंद्र राठौड़ से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने खास मुलाकात कर बातचीत की। बातचीत में श्रीमान अध्यक्ष ने बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा किसानों को ऋण उपलब्ध करवाना प्रयास रहेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि बीमा कंपनियों द्वारा बीमा राशि काटने पर भी उचित मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो आइए जानते हैं खास मुलाकात में संवाददाता वीर सिंह के साथ अध्यक्ष रामचंद्र राठौड़ के विचारों को। आप देख रहे हो राजस्थान लाइव में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं दी ग्राम सेवा सहकारी समिति रोहिचा कला पंचायत समिति धवा जिला जोधपुर। जो यहाँ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष है वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अध्यक्ष जी श्रीमान जी रामचंद्र जी राठौड़ मेरे साथ हैं, इस टाइम मौजूद है। और अगर बात की जाए तो ये ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित अध्यक्ष है। काफ़ी लंबे टाइम से ये राजनीति से जुड़े हुए हैं। अब तो इनसे जानेंगे अपने इनका राजनीतिक परिचय भी, और जो आप मेरे पीछे जो प्लांट देख रहे हो इसके बारे में भी अपने लास्ट में वार्तालाप करेंगे अध्यक्ष जी से। और सुन के बिजनेसमैन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी एक सौगात का कार्य भी है ये, अगर सुनोगे तो आप भी हैरान रह जाओगे। तो पहले तो मैं अध्यक्ष साहब हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बनने पे। थैंक यू जी सर। तो अध्यक्ष साहब पहले तो अपने बात करें आपके राजनीतिक परिचय की। राजनीति में कितने टाइम से जुड़े हुए हो? मैं पिछले 15 साल से राजनीति में हूँ। पहले भी कोई पद पे रह चुके हो या फर्स्ट बार? मैं पिछले 10 साल से मेरे ग्राम पंचायत में वार्ड पंच के पद पर भी हूँ और पिछले 11 साल से सहकारी समिति में डायरेक्टर के पद पर भी हूँ। जी। तो अध्यक्ष साहब अगर देखा जाए आपने भी देखा होगा कि पिछले 11 साल के बाद में अभी वर्तमान में चुनाव हुए हैं और चुनावी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ थी। काफ़ी अध्यक्ष हैं जो रिपीट हो गए, काफ़ी अध्यक्ष हैं जो नई पीढ़ी के अंदर नए तरीके से नए अध्यक्ष बन गए। अगर बात की जाए अपने चुनावी सफ़र की तो चुनावी सफ़र अपना किस प्रकार का रहा? बहुत ही शानदार रहा। मैं 1 नंबर वार्ड से अभी डायरेक्टर बना था और गांव वालों के सहयोग से मुझे सदस्य के रूप में भी निर्विरोध बनाया और अध्यक्ष के रूप में भी निर्विरोध बनाया। क्या बात है। और पूरी कार्यकारिणी की बात करें तो सर पूरी कार्यकारिणी में भी चुनाव नहीं हुए अपने? नहीं, बाकी सभी पदों पर चुनाव हुए थे। बाकी दूसरे जितने भी मेरे 12 और है मद, तो 12 पदों पर भी चुनाव, एक मेरे को छोड़ के बाकी सभी पे चुनाव हुए। जी। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनसंपर्क की भी बात आ जाती है। जैसे कि अध्यक्ष साहब ने बताया कि मेरे एक वार्ड के अंदर एक पद पे छोड़ के उसके बाद में सभी पदों पे चुनाव हुए और अध्यक्ष के लिए भी एक निर्विरोध अध्यक्ष बना दिया गया। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जनसंपर्क भी है। और जैसे कि हम ऑफ कैमरे के अंदर मिले तो काफ़ी एक्टिव अध्यक्ष हैं। हमने भी चाहा कि इनसे आपकी वार्तालाप करा दी जाए और इनके जो ग्राम सेवा सहकारी समिति के मुद्दे मसले हैं उनके ऊपर भी बातचीत की जाए। तो अध्यक्ष साहब मैं जानना चाहूँगा ऐसी सबसे बड़ी क्या समस्या लगी जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा और आपने ये सोचा अगर हम यहाँ से अध्यक्ष बनते हैं, अगर हमारी जनता यहाँ से हमें अध्यक्ष बनाती है, सबसे पहले इस समस्या का समाधान करेंगे। ऐसी कोई बड़ी समस्या? मैं पिछले 15 सालों से खेती से जुड़ा हुआ हूँ। पिताजी के जब 2005 में स्वर्गवास हो गया तब से मैं एकलौता भाई होने के कारण पूरे परिवार की जो जिम्मेवारी है मेरे कंधों पर आ गई। तो मेरा पढ़ाई से जब नाता टूट गया तो परंपरागत जो खेती थी उसको अपनाया। फिर मेरे को लगा कि इस खेती के अंदर कुछ नवाचार करना चाहिए, तो मैंने काफ़ी खेती में नवाचार भी किया। जब खेती के क्षेत्र में आया तो किसानों के सामने मुख्य समस्या थी कि उनके जो भी संसाधन है उनकी पूर्ति कैसे की जाए। तो उसके लिए पैसों की आवश्यकता होती है और जो भी कोऑपरेटिव बैंक है या सहकारी बैंक है या सरकार के जो बैंक हैं उनमें किसानों को ऋण लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसमें जब इस जो सहकारी समिति है इसमें पद पर मैं अभी हूँ तो इसमें भी पिछले 4-5 साल से लोगों के नए क्रेडिट नहीं बन रहे, नए मेंबर नहीं बन रहे हैं, नए लोगों को ऋण नहीं दिया जा रहा है। तो मैं इस क्षेत्र में इसलिए आया कि कुछ मेरा प्रयास रहेगा, कुछ संस्था का प्रयास रहेगा और सरकार से डिमांड करेंगे, जनप्रतिनिधियों से डिमांड करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़कर इससे ऋण वितरण करवाएंगे ताकि किसानों की जो भी आवश्यकता है खाद बीज दवाइयों की वो आराम से उसकी पूर्ति हो सके। जी। तो अध्यक्ष साहब अगर बात करते हैं जो किसान की समस्या, आपने भी देखा होगा कि काफ़ी जो किसान, जब हम फील्ड में गए तभी हमें किसानों ने बताया कि सर जो हमारा इंश्योरेंस कंपनी है ये इंश्योरेंस तो कर लिया जाता है लेकिन जब बात मुआवजे की आती है उस टाइम मुआवजा नहीं दिया जाता। इस पे क्या कहना चाहोगे अध्यक्ष साहब? बिल्कुल सही बात है, इसमें काफ़ी त्रुटियां हैं। जब किसान मानसून आता है जी, हमारे यहाँ देखा जाता है तो पश्चिमी राजस्थान में मानसून का जो समय है 15 जुलाई के आसपास आता है। 15 जुलाई से लगाकर 30 जुलाई के आसपास आता है। अब जब इससे लेट हो जाता है ना तो काफ़ी बार जब मानसून
पिकिंग लेवल पे आता है। जुलाई से अब बाहर देखा जाता है, हम श्रावण माह में जो मानसून आता है तो मानसून के साथ साथ जब 7 दिन की 10 दिन की झड़ी लगती है तो उस समय जो एक रोड की प्रक्रिया है, तो फसल जब हम बुआई करते हैं तो 5-7 दिन से बरसात होती है तो वो रोड हो जाती है। तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनियों का कुछ भी नहीं है कि वो फील्ड में आकर विजिट करें कि किसान ने एक बार पूरा बीज लगा दिया, पूरी मेहनत कर दी, उसके इन्वेस्टमेंट को हो गया, फिर उसकी फसल बर्बाद हो गई तो उसके ऊपर भी इंश्योरेंस कंपनियों को आकर देखना चाहिए। तो इंश्योरेंस कंपनियां कोई आती नहीं है। उसके बाद में देखा जाए तो जब हम लेट जब सोइंग होती है तो ये अक्टूबर के आसपास जब इसकी हार्वेस्टिंग होती है तब भी बरसात का ऐसा समय आता है कि हार्वेस्ट के समय भी लोगों ये फसल खराब हो जाती है ज़्यादा अतिवृष्टि के हिसाब से, तो उससे भी इंश्योरेंस कंपनियां कभी आके मुआवजा नहीं करती है और अपने हिसाब से ही वो बैठी बैठी, जैसे मैंने मेरे खेत के अंदर 5 हेक्टेयर के अंदर मूंग लगवा दिया तो जब प्रीमियम कटती है तो बाजरे की कटती है, और वास्तव में मैंने मूंग लगाया है तो मेरा मूंग का प्रीमियम कटना चाहिए। अगर बाजरा बोआ है तो बाजरे बोई की है तो बाजरे की कटनी चाहिए। तो मेरा प्रीमियम किसी और क्रॉप का कट रहा है और इंश्योरेंस कंपनियां बैठी बैठी किसी और का कर रही है तो उससे भी हमें काफ़ी नुकसान होता है और इस वजह से काफ़ी लोग परेशान में और दिक्कत में हैं। जी, तो अध्यक्ष साहब मैं जानना चाहूँगा कि जब हमने आपकी ग्राम सेवा सहकारी समिति की विजिट की, काफ़ी किसानों से हम जब मिले आपके गांव के अंदर, तो काफ़ी किसान भी आपसे कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जब हमारे अध्यक्ष बन जाएंगे, 11 साल के बाद में भी चुनाव हुए हैं, अध्यक्ष बनने के बाद में हमें भी कोई ऋणी की श्रेणी में किया जाएगा। उनके लिए क्या कहना चाहोगे सर? आज आपको पूरे ग्राम सेवा सहकारी समिति के जो ऋणी मेंबर हैं, अऋणी मेंबर हैं, वो भी आपसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, वो भी आज आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहोगे ऑन द स्पॉट कैमरे में? मेरी ओर से पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी किसान रिजर्व करते हैं सोसाइटी से ऋण लेने के लिए, सभी किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। उसमें जो भी संस्थान के अंदर कोई अगर भ्रष्टाचार जैसा है तो उसको ख़त्म किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध की जाएगी और सभी किसानों को जो सोसाइटी संबंधी समस्या है उनका तुरंत प्रभाव से निस्तारण किया जाएगा। जी, जैसे कि अध्यक्ष साहब ने बताया कि जो हमारे किसान भाई ऋणी हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि उनको भी ऋणी की श्रेणी में किया जाए। तो कहीं ना कहीं आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए कि आपका नेक्स्ट नंबर आपका भी आ सकता है, अध्यक्ष साहब ने बताया। तो अध्यक्ष साहब अपन और बात करते हैं समिति के दायरे में। काफ़ी अध्यक्ष ऐसे हैं जो अध्यक्ष तो बन जाते हैं, अध्यक्ष पद पर आने के बाद में अध्यक्ष पद की गरिमा को भूल जाते हैं। अध्यक्ष बनने के बाद में वो कभी समिति में जाके नहीं देखते क्या समिति में चल रहा है क्या नहीं। और काफ़ी अध्यक्ष हमने भी ऐसे देखे हैं, अध्यक्ष बनने के बाद में इतने तक सीमित रहते हैं, व्यवस्थापक साहब 2 गट्टे यूरिया भेज दो, व्यवस्थापक जी 2 गट्टे यूरिया भेज देते हैं, अध्यक्ष पूरे साल नहीं समिति में आता है। इस पे क्या कहना चाहोगे? और उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आप समिति के अंदर महीने के अंदर कितने बार विजिट करते हो? मैं लगातार 2 महीनों से हर रोज़ लगभग वहाँ अपने समिति की विजिट कर रहा हूँ। जो अव्यवस्थाएं थी उसको दुरुस्त करने की कोशिश की। हमारे यहाँ हमारी जो बिल्डिंग है वो जर्जर हालत में थी, उसको मैंने पूरा मरम्मत करवाया, उसका रंग रोदन करवाया। वहाँ किसानों के लिए एक ऑफिस सेटअप किया है, वो अपनी समस्याओं को लेकर आ सकते हैं। वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी, वो की। 40 साल में पहली बार वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने लाइट का कनेक्शन दिया, लाइट की फिटिंग करवाई और हर प्रकार की सुविधा देना जितने भी हो सकता है मैक्सिमम हम किसानों को सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। जी, जैसे कि अध्यक्ष साहब ने बताया कि जो 40 साल के अंदर आज तक नहीं हो पाया, वो हमारे आने के बाद में हमने प्रयास किए, प्रयासों के बाद में किया गया। जैसे कि अध्यक्ष साहब ने बताया कि हमारी समिति के अंदर लाइट की व्यवस्था नहीं थी। अब काफ़ी जगह लाइट के बिना तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन अध्यक्ष जी ने जैसे कि बताया कि लाइट की व्यवस्था हमने अभी करवाई है। करवाने के बाद में सुचारू रूप से जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो किसान के पेमेंट निकलती है या अपोजिट होती है, डिपॉजिट होती है, उसके बारे में भी हर तरीके की सुविधा मुहैया हमारे ग्राम सेवा सहकारी समिति स्तर पे हो रही हैं। तो अध्यक्ष साहब मैं आपसे और भी जानना चाहूँगा, जैसे कि अगर अपने बात की जाए, जो किसान की 3 फेस की लाइट है वो नियमों के अनुसार तो 6 घंटे है, लेकिन ये धरातल पे कितने घंटे आ रही है, इसके बारे में विस्तार बताएं। मैं इसके ऊपर बिल्कुल साफ शब्दों में कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बिल्कुल रबी या खरीफ के किसान वर्षा आधारित खेती करते हैं, रबी के कोई किसान नहीं है। हमारे यहाँ आउट ऑफ सीजन जो रबी में जिसको अपने पंप के माध्यम से या इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जो संचालित खेती होती है वो हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो अध्यक्ष साहब मैं आपसे एक गुजारिश और करना चाहूँगा, एक समझाइश आपके द्वारा और करवाना चाहूँगा कि आज आपको पूरे राजस्थान के अध्यक्ष देख रहे हैं। सर काफ़ी अध्यक्ष मैंने आपको पहले बताया कि समिति के अंदर जाके नहीं देखते, उन अध्यक्षों को क्या कहना चाहोगे? आप एक अध्यक्ष होने के नाते अपने अध्यक्ष भाई बंधुओं को क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? तो मैं यही जो सभी अध्यक्ष जितने भी मेरे साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं उन सभी को एक ही मैसेज है कि हम लोग
एक किसानों की जुड़ी हुई संस्था से सीधा बिलोंग करते हैं। तो हम सब का परम कर्तव्य है कि एक आशा के साथ किसानों के समूह ने हमें अगर निर्वाचित किया, हमें वोट देकर जिताया है या इस पद तक पहुंचाया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि किसानों की जो भी समस्या है, चाहे नए ऋण वितरण को लेकर हो, चाहे सोसाइटी में किसी कामकाज को लेकर हो, चाहे उनके खाद्य सुरक्षा से जुड़े हुए कोई मुद्दे हो, उनका तुरंत प्रभाव से निस्तारण करना चाहिए और जितनी भी सुविधा है किसानों को उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे आने वाले समय भी अगर और मौका मिले तो हमें दोबारा निर्वाचित होने का मौका मिले और किसानों में एक भरोसा पैदा हो कि हम जिस व्यक्ति को चुना वो उसने हमारे साथ न्याय किया, हम ठगा हुआ महसूस नहीं करें। जी, जैसे कि अध्यक्ष साहब ने बताया कि जो हमारे अध्यक्ष बंधु हैं उनसे मेरा एक ही मैसेज है कि जो हमारे अध्यक्ष हैं वो एक अच्छा कार्य करें समिति स्तर पे, जो किसान का एक भरोसा बन जाए। कि भरोसा एक तरह से तो टूटा हुआ है किसानों का, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से अध्यक्ष ही ऐसे रहे हैं और काफ़ी जगह समितियों के अंदर अच्छे कार्य भी हुए हैं। तो अध्यक्ष साहब अपन और बात करते हैं, जैसे समिति से जुड़ी और भी काफ़ी मुद्दे मसले हैं। आपने भी देखा होगा कि जो किसान है वो हर तरह से पिट रहा है। अब आपने भी देखा होगा कि जो सब्जी का ठेला लगा था मार्केट में, वो भी अपनी सब्जी का रेट खुद तय कर पाता है। जो आज किसान है वो मार्केट में अगर अपना गेहूँ वगैरह धान वगैरह लेकर जाता है तो वो दूसरों पर निर्भर है। एमएसपी पे अगर बात की जाए तो क्या कहना चाहोगे? एमएसपी के ऊपर सरकार का बहुत ही उदासीन रवैया है। जैसे बाजरे की एमएसपी तय हो गई 25 रुपये, तो आज पूरे देश में किसी भी केंद्र पर बाजरे का टोकन नहीं कटता है और जब टोकन ही नहीं कटेगा तो हम कहाँ पर बाजरे को तुलवाएंगे? तो एमएसपी का होने का कोई मतलब नहीं रहा। अब अगर मूंग की तुलवाई कराओ, बाजरे की तुलवाई या किसी और की आप जिन्स की तुलवाई करवाओ, मगर जब आपका एमएसपी पे आपका टोकन ही नहीं कट रहा है, कोई तुलवाई ही नहीं कर रहा है, पूरी सरकार में कोई तोलने वाला ही नहीं है, तो फिर उस एमएसपी का क्या मतलब है? तो ये बिल्कुल एक सरकार ने एमएसपी जो बता कागजों आंकड़ों में बता दी और वास्तव में किसान के साथ एक बहुत बड़ा सलावा है। जी, तो अध्यक्ष साहब मैं आपसे लास्ट मेरा सवाल रहेगा, उसके बाद में अपने ये प्लांट के बारे में भी बात करेंगे और समय के अभाव के कारण इंटरव्यू भी हमारा अपना काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। तो जैसे कि अध्यक्ष साहब जिन्होंने आज आपको इस पद पे बिठा दिया गया, अपने आपके वोटर सपोर्टर भी आज आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हो हमारे चैनल के माध्यम से? जिन्होंने एक निर्विरोध पद आपको दे दिया गया, इस पद का ताज पहना दिया गया, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? जिन लोगों ने मुझे इस पद तक पहुंचाया, सबसे पहले तो इस चैनल के माध्यम से उन सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार। पर मुझे जैसे ही सुना, मेरा पहला कर्तव्य था कि वहाँ की मूलभूत सुविधाओं को ठीक करें। तो मूलभूत आवश्यकता है बिजली, पानी और सड़क। जी, तो मैंने उस परिसर के अंदर सबसे पहले पानी की व्यवस्था की, जो 40 साल से कभी पानी नहीं था। आज वहाँ टाँका है उसमें पानी मिलेगा। आप वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी, हमने लाइट की है। इलेक्ट्रिसिटी एनी टाइम वहाँ आज उपलब्ध है। किसान कोई भी आता है या जो हमारा सेंटर है उसकी जगह उस जगह से सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा गारंटी के तहत जो अनाज मिलता है वहाँ से भी वहाँ से ही संचालित होता है पूरा। तो वहाँ लोग आज इलेक्ट्रिसिटी के कारण पंखे लगाकर बैठ सकते हैं, पानी की पूरी सुविधा है, छाया की पूरी सुविधा है और सब लोगों को वहाँ अभी जो मेरे निर्वाचन होने के बाद जो सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं वो कभी 40 सालों में नहीं थी और मैं आगे भी उन सुविधाओं को और मेरी ओर से पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराऊँ। जी सर, मेरा लास्ट सवाल एक और रहेगा आपसे कि जैसे कि अगर बात की जाए खाद बीज की, खाद बीज भी आज के टाइम में काफ़ी प्रचलन है और खाद बीज के बिना खेती भी आज के टाइम में हो पाना बहुत नामुमकिन हो गई एक तरह से। इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? अपनी समिति स्तर पे खाद बीज की क्या सुविधा है, क्या मुहैया है अभी 8% के अंदर? जब से हमारी सहकारी समिति बनी है तब तक हमारे इस केंद्र पर कभी खाद की सुविधा नहीं रही है। अभी मेरे साथ में जो व्यवस्थापक लगा हुआ है उस व्यवस्थापक को मैं डिप्लोमा के लिए भेजूंगा और डिप्लोमा करने के बाद जब हमें लाइसेंस मिल जाएगा तो किसानों के लिए खाद बीज और दवाइयों को भी व्यवस्था करवाएंगे। जी, तो ये मेरे साथ अध्यक्ष थे रामचंद्र जी, जिनसे आज खास मुलाकात के अंदर हमने बातचीत की। इन्होंने अपने ग्राम सेवा सहकारी समितियों के मुद्दे मसलों के बारे में अवगत करवाया। जैसे कि हमने शुरू में आपको बताया था कि अब बिजनेस के बारे में बात करेंगे। अध्यक्ष जी के द्वारा एक काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया, तो मैंने तो जैसे आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया। अब अपने अध्यक्ष साहब से सुनेंगे कि इसके ऊपर किस प्रकार ये इन्होंने स्टार्टअप किया इसका। तो अब अपने एक अध्यक्ष पद को साइड में रखते हुए एक किसान के रूप में बात करेंगे। सर नमस्कार एक बार फिर हमारे चैनल के अंदर आपका। धन्यवाद साहब। जी, तो अध्यक्ष साहब जिस अपने आज प्लांट के अंदर बैठे, कैमरामैन से मेरा अनुरोध है कि एक बार दिखा दिया जाए जो आज ये प्लांट के अंदर हम बैठे हैं। अध्यक्ष साहब इसका स्टार्टअप आपने कैसे किया, फर्स्ट बार इसकी कहाँ पे आपने विजिट की, कैसे आपके माइंड के अंदर आया कि ये अपने को करनी चाहिए, इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा अपने किसानों को, अच्छा बेनिफिट होगा, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? 2005 में जब पिताजी संसार को छोड़कर चले गए तो मैं इकलौता भाई था। मेरे साथ जो घटना घटी उस समय तो मैं हताश और निराश था। फिर 2-4 साल मैंने अपना जो पुश्तैनी धंधा था खेती बाड़ी का उसको चलाया और उससे कुछ खास
फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि उसमें मुझे खेती में ही कुछ नवाचार करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई तो मेरी छूट गई थी। तो मेरा क्या है, मैं पहले से ही बचपन से ही एक जुझारू किस्म का व्यक्ति हूँ और जो भी एक्टिविटीज़ करता हूँ दिल से करता हूँ। और खेती के मामले में मुझे लगा कि मुझे कुछ नया या नवाचार करना चाहिए इस क्षेत्र में। तो हमारे जोधपुर ज़िले के अंदर जो काजरी की संस्थान है, मैं वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद मैंने तरह तरह की ट्रेनिंगें ली, पशुपालन की भी ट्रेनिंग ली, खरीफ की ट्रेनिंग ली, रबी की ट्रेनिंग ली, और ये हाई वैल्यू वेजिटेबल के तहत जो पॉली हाउस आता है इसकी भी ट्रेनिंग ली, जिसको संरक्षित खेती कहते हैं। तो वहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे वैज्ञानिकों के से काफ़ी सलाह मशवरा करने के बाद मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम एक पॉली हाउस का सेटअप कर दें, जिससे बिल्कुल खेती का ये नया कॉन्सेप्ट है, जिससे अच्छा बेनिफिट होता है। और मुझे वहाँ से लगने के बाद मैं राजस्थान सरकार के उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से मिला और सरकारी स्कीम के बारे में पता किया। जब पता चला कि भाई हमारे यहाँ 60% अनुदान है इस पॉली हाउस के संरक्षित खेती के प्लांट इसको पूरा सेटअप लगाने के लिए, तो वहाँ फाइल मैंने ऑनलाइन की। उसके बाद मेरा नंबर आया तो मैंने सेटअप पॉली हाउस को मेरे खेत पे 1000 स्क्वायर मीटर का जो है इसका किया। और इसमें अभी बहुत सफलतम खेती कर रहा हूँ मैं। इसमें खीरे, शिमला मिर्च, ब्रोकली, रेड कैबेज, चेरी टमाटो, नॉर्मल जो टमाटो की वैरायटी है वो, और काफ़ी कुछ वैरायटियाँ। इस बार मैंने स्ट्रॉबेरी भी लगाई। तो रेड ये शिमला मिर्च है, येलो शिमला मिर्च है, ये भी मैं लगा रहा हूँ साथ में। और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत अच्छे से चल रहा है। और पूरे क्षेत्र में एक सब लोगों के लिए मैसेज है कि जितने भी बेरोजगार बंधु हैं, अगर वो खेती में नवाचार करें तो सालाना ये 4-5 लाख रुपए आराम से 1000 स्क्वायर मीटर में कमा ले। और अगर वो इतना कर लेते हैं तो बाकी कहीं जो हम जो कहते हैं कि मजदूरी की जो अभाव है या बेरोजगारी है, उससे हमें लगभग 100% निजात मिल जाएगा। और किसानों के लिए बहुत ही ये बेनिफिट और फ़ायदे वाला सौदा है। जी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मारवाड़ की जो भूमि है, जो ये धोरे हैं, धोरों के अंदर एक वो कहते हैं कि जो अपने आम भाषा के अंदर की एक जो नीम का पौधा या किसी बेरी का पौधा वो होना बहुत मुश्किल है। जहाँ अपने ये अध्यक्ष साहब हैं, जो सर हैं, ये एक स्ट्रॉबेरी उगा रहे हैं। बहुत बड़ी बात हो जाती है। स्ट्रॉबेरी इतने ठंडे इलाकों में पाई जाती है कि इस मारवाड़ की भूमि पे होना तो बहुत मुश्किल बात है। जैसे कि हमने खाई भी है स्ट्रॉबेरी अध्यक्ष साहब की तरफ से। तो अध्यक्ष साहब जो अपने किसान हैं, आज वो आपको देख रहे हैं, वो आपसे इसके अगर स्टार्टअप की बात की जाए तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की बात आ जाती है। तो कितना इन्वेस्टमेंट पहले करना पड़ता है, उसके बाद में इसके प्रॉफिट के बारे में? 1000 स्क्वायर मीटर के अगर पॉली हाउस लगाएं तो इसके साथ 11 लाख के करीब का इसका पूरा खर्चा आता है। तो 40% हमें लगाना है, 60% सरकार अनुदान देती है। पर मुझे लगता है कि खेती को 3 भागों में बांटना चाहिए। एक अपना हाई वैल्यू वेजिटेबल वाला ये हो गया संरक्षित खेती, उसके साथ आप बागवानी भी करें। मैंने बेर का बगीचा भी लगाया है और गुंदे का बगीचा भी लगाया है। और उसके साथ मैं पशुपालन भी कर रहा हूँ और खरीफ की खेती भी कर रहा हूँ। तो अगर अपने पास एक पूरा सर्किल होना चाहिए। अगर खरीफ में अगर हम पिट गए तो अपना बगीचा रहेगा, बगीचों से अपन पिट गए तो हमारे पास संरक्षित खेती रहेगी, और उसमें भी पिट गए तो हमारा पशुपालन रहेगा। तो मैंने पशुपालन का भी सेटअप कर रखा है, बेर के बगीचा, गुंदे का बगीचा भी कर रखा है, पॉली हाउस भी करता हूँ, और उसके साथ साथ मैंने वर्मी कंपोस्ट यूनिट भी लगा रखी है। यानी ये पूरा करके कहीं से कहीं किसान अगर एक जगह नुकसान होता है तो उसकी भरपाई दूसरी जगह से कर ले। और सब लोगों से मैसेज दे रहा हूँ, ये मेरा जो पॉली हाउस है पश्चिमी राजस्थान का पहला पॉली हाउस है जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम पे चल रहा है। लूणी एक ऐसा भारत का डार्क जोन है जहाँ 2000 फीट, 2000, 3 फीट, 1000 फीट भी अगर ट्यूबवेल खोदी जाए तो यहाँ पानी न तो पहले था न आज है। तो विषम परिस्थितियों के क्षेत्र में ये पश्चिमी राजस्थान का पहला पॉली हाउस है जो बरसात के पानी को इकट्ठा करके संचालित किया जा रहा है पूरा। और मैंने मेरे खेत के बेर के बगीचे लगवाए हैं, गुंदों के लगाए, उसके बाद मैंने कुम्मट के बगीचे भी लगवाए हैं, मेड़ पर कुम्मट लगाए हैं, थार सुबह जो नए खेजड़ी के पौधे हैं उसको भी लगाया है। तो सब मैं नया सार करना चाह रहा हूँ। कुछ अनार के पौधे भी लगवाए हैं। तो कुछ न कुछ तो अगर एक जगह से नुकसान होगा तो दूसरी जगह से पूर्ति हो जाएगा। तो हर महीने मैंने पूरा सर्किल बना रखा है। तो 12 महीने होते हैं तो हर महीने मेरी आमदनी आती रहती है। फरवरी में अगर देखा जाए तो अलग, मार्च में देखा जाए तो अलग, जून में देखा जाए तो अलग, जुलाई में देखा जाए तो हर महीने मेरा 12 महीना ही मैंने इस प्रकार से सेटअप किया है कि मुझे एक महीने भी कभी फुर्सत नहीं मिलती और मेरा पूरा सिस्टम हर महीने चलता रहता है और मैं अपने आप को कभी बेरोजगार महसूस नहीं करता। जी, जैसे कि अध्यक्ष साहब ने बताया, आपने सुन लिया होगा कि इस बिज़नेस के बारे में कितना अच्छा इन्होंने विचार दिए हैं। तो अध्यक्ष साहब, एक बार हमारे चैनल के अंदर आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। यहाँ आए, मैं और मेरी संस्थान की ओर से आपका बहुत आभार करते हैं, वेलकम करते हैं। और हमारे जो भी मुद्दे हो गए आप समय समय पर मिलते रहेंगे और आप चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते रहेंगे और सरकार तक पहुंचाते रहेंगे, जिसमें हमारे समस्या का समाधान और करने में भी हमें भी आसानी होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखते रहिए राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ स्वागत वीर सिंह। इसी तरह हम आपको मिलाते रहेंगे नए नए अध्यक्षों के साथ में, नए नए विचारों के साथ में।
जैसे कि अध्यक्ष तो हमने आपको बहुत दिखाए, बहुत ज़्यादा विचार भी सामने रखे आपके, लेकिन जो आज बड़ा इंटरव्यू, ये काफ़ी धमाकेदार इंटरव्यू, जैसे कि अध्यक्ष साहब ने बताया कि इन्होंने साथ में एक बिजनेस भी दे दिया अपने किसान भाइयों के लिए, और वो कहते हैं कि आज के टाइम में फ्री के अंदर पानी भी नहीं दिया जाता, आपने एक गाइडलाइन दे दी किसान को अपना स्टार्टअप करने के लिए, बहुत बड़ी बात है। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव, मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। इसी तरह हम आपको दिखाते रहेंगे, मिलाते रहेंगे नए नए अध्यक्षों के साथ, बने रहिए हमारे साथ।